अगर आप एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना चाह रहे हैं, अगर आप अपनी स्टडीज़ को पार्ट टाइम जॉब के साथ मैनेज कर रहे हैं, या अगर आप 3 से 5 साल का तजुर्बा रखने वाले एक एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉई हैं, या महज आप इंटरव्यूज़ दिए जा रहे हैं मगर जॉब लैंड नहीं कर पा रहे हैं, तब ये वीडियो आपके लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम्प्लॉयबिलिटी की सेगमेंट की वीडियो नंबर 4 में हम अपने डिस्कशन को पिछली वीडियो से मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि हाउ टू आइडेंटिफाई ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर राइट फॉर यू। आज हम बात करने जा रहे हैं हाउ ऑर्गेनाइजेशंस आर स्ट्रक्चर्ड, हाउ ऑर्गेनाइजेशंस फंक्शन। तो ये बेसिकली 5 कंपोनेंट्स हैं इसके, और ये मेरा कोई ज़ाती राय इसमें नहीं है। ये दरअसल एक फ्रेमवर्क है जो कोसो नाम के नाम से मशहूर है, द कमिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ट्रेडवे कमीशन। ये उन्होंने डेवलप किया था। ये जानना आपके लिए ज़रूरी यूँ है कि आप जब ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं इंटरव्यू के लिए, तब आपको आपके जहन में क्या बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो उस वक्त आप अब ये जान जाएं कि इस वक्त आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। नॉर्मली कैंडिडेट्स कोई भी बहुत आइडियल सिनेरियो होता है कि वो पहली ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू दे और वो पहली ऑर्गेनाइजेशन ही उसको रख ले, मगर मोस्टली हम लोग 1 से 2 से 3 या और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यूज़ देते हैं, तब जाके कहीं हो पाता है। तो जो वो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, बेसिकली ये जानना आपको एक एज देगा अपने नेक्स्ट इंटरव्यू के अंदर, अपनी कंपटीशन के ऊपर। सो मैंने उसको बेसिकली एक कॉन्सेप्ट में इनकैप्सुलेट किया है, जो है पेंटागन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इसके 5 कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट इसका है कंट्रोल इन्वायरमेंट। इसके साथ साथ मैं ज़रा ये भी बताता चलूँ कि पेंटागन ऑफ इंटरनल कंट्रोल बेसिकली हाउ ऑर्गेनाइजेशंस एक्सरसाइज कंट्रोल, उनकी रूल्स एंड रेगुलेशंस किस तरह से चलती हैं। तो थोड़ी उसके बारे में है। पहला है कंट्रोल एनवायरनमेंट, कम्युनिकेशन एनफोर्समेंट ऑफ इंटेग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज़। इसकी सादा सी मिसाल है कि किसी भी कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन की वो किस चीज़ के लिए स्टैंड करते हैं, व्हाट आर देयर वैल्यूज़, क्योंकि उसी से वो अपनी सोसाइटी में अपना नेम बनाते हैं। ये सबसे अहम कंपोनेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि वो अपने अंदर आने वाले, अपने लिए काम करने वाले लोगों को भी इन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस पे ट्रेन करते हैं, इसी इंटेग्रिटी और एथिकल वैल्यू को उनमें इम्पार्ट करते हैं। ये आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के विजन स्टेटमेंट से मिलता है। मिसाल के तौर पे एप्पल की एग्जांपल ले लें, टू मेक द बेस्ट प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड एंड टू लीव द वर्ल्ड बेटर देन वी फाउंड इट। ये हबीब बैंक की मिसाल ले लें, enabling people to advance with confidence and success। तो ये तो हो गया कम्युनिकेशन एंड इंटेग्रिटी ऑफ एथिकल, इन्फोर्समेंट ऑफ इंटेग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज़।
अगला पॉइंट है एक्सरसाइज ओवरसाइट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब इसकी मिसाल कुछ इस तरह दी जा सकती है कि आपके पास जब आपके पास आपके कस्टमर्स आते हैं तो उनकी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बैंक्स हैं, ये मैं थोड़ा सा मेरे साथ रहिएगा यहाँ पे, मैं थोड़ी सी इसको विद एग्जाम्पल समझाऊंगा क्योंकि ये बहुत ही वेग एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट्स हैं। तो उसकी मिसाल इस तरह से है कि बैंक्स के अंदर हर कस्टमर को एज अ कस्टमर ऑन बोर्ड लेने से पहले उनके पास एक उनकी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस जो है या उनका अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस, उसको एक अप्रूवल जाती है। वो बेसिकली हमारे सेकंड स्टेप में आती है, वो ओवरसाइट कर रहे होते हैं। ये उसकी एक मिसाल है। अगला वाला एस्टैब्लिश स्ट्रक्चर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बेसिकली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है। ये नॉर्मली डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप वाइज एक हायरार्की होती है कि रिपोर्टिंग लाइन में टॉप पे कौन है, उसके बाद उसको कौन रिपोर्ट करेगा, उनको कौन रिपोर्ट करेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। So demonstrate commitment to competence। मिसाल के तौर पे सर्विस टायर्स रिनाउंड हैं अपने टायर्स की क्वालिटी के ऊपर। दे आर इन अ पोजिशन टू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन देयर प्रोडक्ट। इन्फोर्स अकाउंटेबिलिटी। 2003 वर्ल्ड कप पाकिस्तान क्रिकेट टीम फर्स्ट राउंड में एलिमिनेट होकर आती है। पीसीबी पूरी टीम जो एक स्टार क्रिकेटर्स के ऊपर बनी हुई थी उन सबको इरेज कर देती है और पूरा एक नई क्रॉप को लेकर आती है क्रिकेटर्स के अपने, उनको ट्रेन और ग्रूम करने के लिए। इस तरीके से उन्होंने अकाउंटेबिलिटी अपनी इन्फोर्स कराई है। दैट्स कॉल्ड इन्फोर्सिंग अकाउंटेबिलिटी। उसके बाद हम अपने अगले कंपोनेंट को देखते हैं, कंट्रोल एक्टिविटीज़। इसमें सिर्फ स्कोप होता है, आप कहाँ कहाँ इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वी ऑल अंडरस्टैंड कंट्रोल। बेसिकली ये ग्रुप वाइड, एंटिटी वाइड, ये एक बड़े लेवल के ऊपर, या डिवीज़न वाइड या डिपार्टमेंट वाइड, ये एक बड़े लेवल के ऊपर कंट्रोल्स इम्प्लीमेंट करवाते हैं। मिसाल इसकी कुछ यूँ हो गई कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी यूनाइटेड स्टेट्स में बैठी हुई है और पाकिस्तान में उसका रीजनल ऑफिस है। तो पाकिस्तान के रीजनल ऑफिस के लिए वो उसको इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के लिए कंप्लाई करना पड़ेगा अगर वो अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनाती है। अगर वो यूनाइटेड स्टेट्स में जो उसकी पेरेंट कंपनी है वहाँ उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए यूएस गैप अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो उसकी जो पाकिस्तानी सब्सिडरी है उसको अपनी कंपनी पॉलिसी को भी फॉलो करना होगा और अपने लोकल रूल, लॉ एंड रेगुलेशन को भी फॉलो करना होगा। उसको यूएस गैप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाने होंगे और आईएफआरएस के कंप्लायंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाने होंगे। पहले आईएफआरएस कंप्लायंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, फिर उसके बाद यूएस गैप के ऊपर उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स पास करके उसको अपनी कंपनी वाइड पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर लेगी। अगला एरिया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनरल कंट्रोल्स। ये बेसिकली इसकी मिसाल कुछ इस तरह से ले लें कि जैसे जब सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है या एक मॉड्यूल डेवलप किया जाता है
या एक एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम डेवलप किया जाता है और इम्प्लीमेंट किया जाता है कहीं, तो उसमें जो सिस्टम डेवलप करने वाले हैं उनको अलग रखा जाता है और जो एंड यूज़र हैं उसके ग्रुप को अलग रखा जाता है। ये दोनों ग्रुप कभी भी साथ साथ काम नहीं करते। ये पहले अपना काम मुकम्मल करते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, सिस्टम डेवलप करते हैं, फिर एंड यूज़र्स बैठ के उसको टेस्ट करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। ये एक्सपीरियंस पे उनके पास जाता है, वो देखते हैं कि उसमें कोई फंडामेंटल फ्लॉ तो नहीं है, छोटे मोटे फ्लॉज तो आते रहते हैं। एप्लीकेशन एंड फंक्शनल कंट्रोल्स, ये सबसे छोटी लेवल का कंट्रोल होता है। ये हमारे पास मैक्रो लेवल पे होता है, ये हमारे पास मीडियम लेवल पे होता है और ये हमारे पास माइक्रो लेवल पे होता है। एप्लीकेशन एंड फंक्शनल कंट्रोल्स, एप्लीकेशन एंड फंक्शनल कंट्रोल्स आपके किसी भी डिपार्टमेंट के अपने सेपरेट कंट्रोल्स के फॉर्म में होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है तो वो वहाँ पे जब वो एक परचेज़ इनिशिएट करता है या अपनी परचेज़ को या एक परचेज़ को कैरी आउट करता है तो उसके लिए वो उसका एक परचेज़ ऑर्डर, उसके डिलीवरी नोट और उसकी इनवॉइस, ये तीनों की डिटेल्स मैच की जाती हैं, तब जाके वो सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाता है। अब आ जाते हैं ज़रा मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स की तरफ। ये क्या चीज़ है? बेसिकली यहाँ पे कंट्रोल इम्प्लीमेंट हो गए, अब उनकी ये मॉनिटरिंग है। इसमें दो बातें बहुत अहम है, ऑनगोइंग एंड सेपरेट इवैल्यूएशन। ये वाला कंपोनेंट या रादर ये वाला स्टेप, ये फंक्शनल डिपार्टमेंट जिम्मेदार होता है। हर डिपार्टमेंट अपने कंट्रोल्स को इस्टेब्लिश करने के लिए ज़िम्मेदार होता है, उसका डिपार्टमेंटल हेड उसकी ज़िम्मेदारी लेता है। तो वो लोग अपने सारे कंट्रोल्स इन बेसिस पे इनमें से वो इस्टेब्लिश कर लेते हैं। बहुत सी एप्लीकेशन एंड फंक्शनल कंट्रोल्स उसमें शामिल होते हैं। तो ये उसको डिज़ाइन करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करवा देते हैं अपने डिपार्टमेंट के अंदर। ये है पॉइंट इवैल्यूएशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ डेफिशिएंसीज। ये वाला पॉइंट बेसिकली एक इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट हर बड़े इदारे में रिस्पॉन्सिबल होता है उसको इम्प्लीमेंट करवाने का। आपके सामने अभी स्क्रीन पे इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट की एक रिस्क यूनिवर्स आ रही होगी, जो उसने डिपार्टमेंट वाइज इसको बनाया जाता है। और इसी के साथ साथ इसकी एक और अब तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतना फैल चुका है कि उसके लिए सेपरेटली आपको आप उसको सेपरेट अटेंशन देनी पड़ती है कहा जाए। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक रिस्क यूनिवर्स है। इनमें बेसिकली हर डिपार्टमेंट वाइज डिज़ाइन रेट कर दिए जाते हैं कितने रिस्की है इनके लिए। और मोस्टली जो की बिज़नेस यूनिट्स होते हैं, जैसे किसी भी इदारे में की बिज़नेस यूनिट सेल होता है, बैंकिंग में वो कमर्शियल बैंकिंग होता है, रिटेल बैंकिंग होता है, होलसेल बैंकिंग होता है, इंश्योरेंस में वो प्रीमियम्स होते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं। तो ये जो रेवेन्यू के डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये हाईएस्ट रिस्क इनका होता है। तो नतीजा ये होता है कि उसको ये डिपार्टमेंट बेसिकली उसको रेट करता है, और कंपेयर टू जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का हो गया, जैसे ह्यूमन रिसोर्स का हो गया, वहाँ कदर कम रिस्क का ख़दशा होता है। तो ये डिपार्टमेंट्स बेसिकली ये इंटरनल ऑडिट उन डिपार्टमेंट्स के लिए इसको ऑडिट करते हैं
और उसकी डेफिशिएंसीज फिर कम्युनिकेट उस रेलिवेंट डिपार्टमेंट को की जाती हैं, और अक्सर पेशतर कभी कभी बोर्ड मीटिंग्स में भी उनको डिस्कस किया जाता है। ये तो हो गया हमारा मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल। अब आ जाएं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन की तरफ। इंफॉर्मेशन के एंड कम्युनिकेशन के बेसिकली 3 ब्रॉड एरियाज़ होते हैं हर इदारे में, और वो कोई भी इनमें से किसी को भी वो अडॉप्ट कर सकते हैं अपने पास। कैप्चरिंग सिस्टम्स एंड मॉड्यूल्स, ये इसकी मिसाल ऐसी है जैसे फॉर एग्जांपल लकी सीमेंट के पास एक वेंडर आता है, वो कहता है मैं आपको इतनी क्वांटिटी का मैं आपके साथ एक बिज़नेस रिलेशन में एंटर होना चाहता हूँ, जिससे मैं आपको अगले साल और उसके अगले साल में आपको सप्लाई, अब आपको एंड प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल जिससे सीमेंट बनता है उसकी सप्लाई कंटिन्यू कर सकते। लकी सीमेंट वाले कहेंगे ओके बिल्कुल ज़रूर आइए, 100 बिस्मिल्लाह। उनके साथ हैंड शेक करते हैं, टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट डिस्कस करते हैं, और उन टर्म्स को बेसिकली एक एग्रीमेंट के ऊपर राइट आउट किया जाता है, और वो एग्रीमेंट दोनों पार्टीज़ का साइन होता है, और वो एग्रीमेंट फिर जिस एरिया का वो वेंडर है उस एरिया वाले मैनेजर के पास उसको वो फाइल पकड़ा दी जाती है। अब तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई है, तो बेसिकली वो एग्रीमेंट आपका हार्ड फाइल उसकी सेव हो जाती है हेड ऑफिस पे ही, और वो जो उसकी सॉफ्ट कॉपी है वो रीजनल ऑफिस या रीजनल मैनेजर के पास पहुंचा दी जाती है, उसको उसका एक्सेस दे दिया जाता है। कम्युनिकेटिंग इंटरनली में वही पॉइंट कवर हो गया कि जब एक एग्रीमेंट फाइनलाइज हो जाता है, दोनों पार्टी से अप्रूव हो जाता है, तो वो रीजनल मैनेजर को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और ये कम्युनिकेशन की फॉर्म में ईमेल में उसको बता दिया जाता है कि आपको एक्सेस मिल गया है सिस्टम से इस एग्रीमेंट को व्यू करने का। कम्युनिकेटिंग एक्सटर्नली, मई 22, 2020 को PIA का एक जहाज़ मॉडल कॉलोनी पे आके क्रैश लैंड किया था। हर बंदे को पता था कि PIA का जहाज़ है, मगर उसके बावजूद PIA ने एक स्टेटमेंट दिया। अब्दुल्ला हफीज़ PIA के तर्जुमान उस वक्त के, उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ दिया कि हमारा जहाज़ 22 मई 2020 को क्रैश लैंड कर गया है, और वो एक मिसाल है और वो एक तरीका है PIA का कि वो एक्सटर्नली कम्युनिकेट करती है। इसी तरह इदारों के और दूसरे मीडियम्स होते हैं जिससे वो एक्सटर्नली कम्युनिकेट करती है। स्पोक्स पर्सन एक बहुत ही कॉमन तरीका है कम्युनिकेट करने का। स्पोक्स पर्सन नॉर्मली प्रेस रिलीज़ के थ्रू वो आके अपना बयान आम्मा दे देते हैं। अब हमारे पास सोशल मीडिया की वजह से का ऑर्गेनाइजेशंस मज़ीद यूज़ करती हैं, तो अब ये और भी आसान हो गया है। अब आप आपने देखा होगा अक्सर पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने के वो अपने एक प्रेस रिलीज़ दे देते हैं जो ट्विटर उनका शाया कर देता है, और उसी से उनको उनकी कम्युनिकेशन हो जाती है एक्सटर्नली। अब हम बात करेंगे सबसे एसेंशियल कंपोनेंट की, जो यहाँ पे जो इन पांचों में है सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट है। दिस इज़ बेसिकली अबाउट कि आपको कहाँ आपको रुकावटें आ सकती हैं। हमने फर्स्ट में बात की थी कि इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज़ बेसिकली विजन स्टेटमेंट में पता चलती हैं। रिस्क असेसमेंट बेसिकली उसके
उसमें आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए बनाया गया है। इसका सबसे पहला स्टेप है स्पेसिफाइंग सूटेबल ऑब्जेक्टिव्स टू परस्यू। ये बेसिकली जितने भी सी स्वीट वाले ओहदेदारान होते हैं उनकी एक मीटिंग होती है और वो अपनी मीटिंग में ये बातें डिस्कस करते हैं। कंपनी के 100 में से 5% लोग बेसिकली इस एरिया से के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नॉर्मली हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स भी 100 इसमें इन्वॉल्व होते हैं, बट ये इसमें इसमें CEO, COO, CFO और ज़्यादातर ये वाले लोग इसमें शामिल होते हैं। छोटे इदारे में या मीडियम स्केल इदारे में लाइन मैनेजर्स से ये बात की जाती है, बट मोस्टली जो ओनर होता है वो इसकी ज़िम्मेदारी अपने पास रखता है, वो इसकी इन्फॉर्मेशन सिर्फ अपनी ज़ात तक रखता है। और इसमें मोस्टली जो है वो जो डिस्कशन होते हैं वो वंस इन अ ईयर होते हैं। इस तरह का डिस्कशन होता है कि फॉर एग्जांपल अभी कंपनीज एक्ट 2017 ने कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 को रिप्लेस किया, तो उसके ऊपर इनमें गुफ्तगू होती है इनकी मीटिंग्स में। एक मीडियम स्केल इदारे की बात है। मैंने उनके ऑडिट पे मैं जब गया, बेसिकली हमारे जिस साल मैंने ऑडिट किया मुझसे पिछले साल उस एंटिटी की सेम ऑडिटर्स के होते हुए उस एंटिटी पे के डिपार्टमेंट्स दे वर फ्रेगमेंटेड। उनका एक कराची सेल्स डिपो था, एक उनका लाहौर सेल्स डिपो था, एक उनका इस्लामाबाद सेल्स डिपो था, एक उनका हैदराबाद सेल्स डिपो था, एक उनका पेशावर सेल्स डिपो था, एक उनका कोयटा सेल्स डिपो था। कुल मिला के 10 डिपोज उनके थे और उनका हेड ऑफिस कराची में था। अब यहाँ सूबे के हर शहर में उनका एक डिपो है, तो उसको उनके लिए कंट्रोल करना उसको मुश्किल हो गया। नतीजा ये हुआ कि उनके पास से उनके स्टाफ ने हर डिपो ऑन मोस्ट ऑफ द डिपोज जो उनके स्टाफ था, क्योंकि उस ज़माने में कैश सेल हुआ करती थी तो सारा कैश डिपोज पे ही जमा होता था, तो वो सारा कैश उनका स्टाफ लेके एम्बेज़ल हो गया था खासी मिकदार में। उस साल उन्होंने 31 मिलियन का लॉस बुक किया था। और अगले साल जब हम उनके ऑडिट पे दोबारा अपॉइंट हुए तो हमने जाके स्पेसिफ़िकली उनके डिपोज पे जाके उनके कंट्रोल्स को ऑब्ज़र्व किया था कि उनका किस तरह से वो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और वही वाला इंसिडेंट दोबारा ना हो जाए। ये चीज़ होती है बेसिकली रिस्क असेसमेंट। और ये जो अभी मैंने आपको कहानी बता दी ये थी फ्रॉड रिस्क। अब हम ज़रा बात करेंगे इस मॉडल की। ये बेसिकली ये 5 कंपोनेंट्स ही हैं। इसको मैंने एक आइसक्रीम की फॉर्म दे दी है। आई कॉल इट द आइसक्रीम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो इसमें मैंने बाय वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी मैंने रैंक कर दिया है कि कौन कौन सी एक्टिविटी इसमें एक्टिविटी की बेसिस पे कौन सी एक्टिविटी कौन सा कंपोनेंट कितना इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ऑन बेसिस ऑफ एक्टिविटी होता है कंट्रोल एनवायरनमेंट।
इट्स बेसिकली द फेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन का चेहरा होता है, जो पहला कांटेक्ट होता है, ये वो होता है, जो पहला तासुर दिया जाता है, ये वो होता है। उसके ऊपर आ जाए तो कंट्रोल एक्टिविटीज़ है। ये सेकेंड मोस्ट परवेजिव फॉर्म ऑफ कंट्रोल होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में। इसकी मिसाल होती है जैसे बैंक रिकॉन्सिलिएशन प्रिपेयर किए जाते हैं ट्रेजरी डिपार्टमेंट में, उसी तरह अकाउंट रिसीवेबल डिपार्टमेंट होता है तो उसमें सेल्स लेजर्स और अकाउंट रिसीवेबल लेजर्स को टैली किया जाता है। कस्टमर ये रिकॉन्सिलिएशन बनती है महीने महीने की बेसिस पे। अगर इनमें इन दोनों टोटल्स में कहीं मिसमैच आ रहा होता है तो वो मिसमैच नॉर्मली एक किसी चेक इन ट्रांजिट की वजह से होता है कि पेमेंट भिजवा दिया है, डेटर्स लेजर में वो अपडेट हो गया है, क्योंकि वो डेटर्स लेजर रीजनल ऑफिस में मेंटेन हो रहा था। जनरल लेजर में अभी भी मेंटेन नहीं हुआ, क्योंकि जनरल लेजर में हेड ऑफिस पे मेंटेन होता है। तो जब इन दोनों के डिफरेंस, तो ये जो डिफरेंस होता है इसका बेसिकली रिकॉन्सिलिएशन बनता है। और इसकी एक मिसाल हो गई सरप्राइज इंस्पेक्शंस। अभी मैंने इसी में बात की थी कि ये कंट्रोल्स बेसिकली आपकी जो है ये आपके अपने इदारे, मैंने बात की थी कि आपके अपने इदारे इनकी मॉनिटरिंग एंड मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। ऑनगोइंग जो मॉनिटरिंग होती है ये आपके अपने डिपार्टमेंट करते हैं। बैंक रिकॉन्सिलिएशन ट्रेजरी डिपार्टमेंट की ऑनगोइंग बेसिस पे मेंटेन करता है। डेटर्स रिकॉन्सिलिएशन अकाउंट्स रिसीवेबल डिपार्टमेंट ऑनगोइंग बेसिस पे मेंटेन करता है। मोस्टली फ्रीक्वेंसी मंथली होती है उनकी। सरप्राइज इंस्पेक्शन वो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है। तो ये आपकी कंट्रोल एक्टिविटीज़ हुई, ये कंट्रोल एक्टिविटीज़ हुई, और इनको ऑनगोइंग बेसिस पे इम्प्लीमेंट करवाना वो मॉनिटरिंग वालों का काम है। तो एक इसमें है बेसिकली फंक्शनल डिपार्टमेंट्स, दूसरे हैं किसी भी इदारे का इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। और फिर वॉल्यूम की बेसिस पे देखा जाए तो उससे कम वॉल्यूम मौजूद होता है बेसिकली किसी भी इदारे के इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन प्रोसेसेस में। और सबसे कम वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी जो पाई जाती है वो हमारे रिस्क असेसमेंट के एरिया में पाई जाती है। ये अगर प्राइवेट कंपनी है तो साल में एक दफ़ा होता है, अगर ये पब्लिक कंपनी है तो मे बी मिनिमम 4 दफ़ा होता है, लिस्टेड कंपनी है तब भी 4 दफ़ा होता है। ये बहुत ही रेयर एक्टिविटी है, बहुत कम लोगों को ज़रूरत होती है। आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं तो सबसे पहले आप उनका कंट्रोल एनवायरनमेंट फेस करते हैं। मैंने क्या कहा था, ये एक बेसिकली फेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है। द फर्स्ट इम्प्रेशन, द फेस, एंड दिस इज़ बेसिकली द आइसक्रीम, द क्रीम। आप लोग, द पब्लिक, ये जब फर्स्ट अपना स्टेप लेते हैं तब वो कंट्रोल एनवायरनमेंट को फेस करते हैं। मॉनिटरिंग की एक मिसाल इसकी ISO 9001 भी है। मोस्टली जब इदारे इसकी ये एक स्टैंडर्ड्स का बोर्ड है, और आप में से जिन नाज़रीन ने को कभी तजर्बा हुआ हो अपनी कंपनी में ISO इम्प्लीमेंट करवाने का, वो इस बात को बहुत बखूबी समझ सकते हैं। बेसिकली जब वो उसको
अडॉप्ट किया जाता है तो वो कंट्रोल एक्टिविटी का हिस्सा बनता है, मगर जब उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद जब उसको इम्प्लीमेंट पूरा करा दिया जाता है तब वो मॉनिटरिंग का हिस्सा बन जाता है। फिर वो फंक्शन या वो डिपार्टमेंट अपनी ओन बेसिस पे उसको मॉनिटर करता है, और साल में एक बार, या मैं नहीं समझता एक बार से ज़्यादा है, तो आइज़ो की पाकिस्तान बेस्ड एंटिटी की तरफ से लोग आते हैं जो उसका ऑडिट करते हैं और उसके ऊपर आपको रिपोर्ट इशू करते हैं। ये बेसिकली हमारा पॉइंट इवैल्यूएशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ डेफिशिएंसीज़ को कवर करता है। तो ये इसकी एक मिसाल है। और ये हमारी वीडियो का बेसिकली मैसेज था आज, कि आप जब आप एक स्पेशली इफ़ यू आर जॉब सीकर, तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो वो फंक्शन किस तरह करती है। हमारे यहाँ स्पेशलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसमें नॉर्मली मुश्किल होता है कि आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन को समझें। मोस्टली लोग अपने एक डिपार्टमेंट या अपनी एक स्किल की तरफ ही फोकस करते हैं, बाकी एरिया से महरूम रह जाते हैं। तो मेरा मैसेज उन लोगों के लिए था, और इस वीडियो का मैसेज भी यही था कि ऑर्गेनाइजेशंस फंक्शन किस तरह करती हैं। बहरहाल अपनी दुआ में याद रखें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।